हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में एक अनाथालय को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे घुल मिल कर फैमिली की तरह रहते थे। और उनकी टेक केयर के लिए वहाँ इज़ाबेल नाम की एक लेडी थी जो उन सभी बच्चों को माँ की तरह पालती थी और उनकी देखभाल करती थी। अनाथ आश्रम का माहौल काफ़ी अच्छा था। इज़ाबेला उनके साथ एक माँ की तरह रहती थी और सभी बच्चों से बहुत प्यार करती। साथ ही साथ इज़ाबेला उन्हें पढ़ाती भी थी ताकि जब उन्हें अडॉप्ट किया जाए तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बने। वहाँ हम तीन दोस्त एमा, नॉर्मन और रे को देखते हैं जो वहाँ के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। अनाथ आश्रम खूबसूरत फेंस से घिरा हुआ था जहाँ सभी बच्चे खेलते कूदते। इन फेंस के परे एक बड़ी सी दीवार थी और अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों में से किसी को नहीं पता था कि इस दीवार के परे क्या है। और अनाथ आश्रम का ये रूल था कि कोई भी बच्चा इस दीवार को पार नहीं करेगा। और अनाथ आश्रम का ये भी रूल था कि जो बच्चा यहाँ से अडॉप्ट कर लिया जाता वो कभी वापस मिलने नहीं आता था। वो हमेशा के लिए अनाथ आश्रम को छोड़कर चला जाता था। इसी तरह आज भी अनाथ आश्रम से एक बच्ची को अडॉप्शन के लिए ले जा रहे थे। उस बच्ची का नाम कलोन होता है। वो सभी को कहती है कि वो यहाँ से जाने के बाद उन्हें लेटर ज़रूर भेजेगी। दरअसल यहाँ से जाने वाले सभी बच्चे कहते तो थे कि वो यहाँ से जाने के बाद उन्हें ख़त भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी का ख़त अनाथालय नहीं आया था। इसी तरह आज कलोन भी सबको गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब एमा और नॉर्मन इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, क्या कलोनी उन्हें लेटर भेजेगी या नहीं। अब नॉर्मन की नज़र कलोनी के टेडी बियर पर पड़ती है जिसके बगैर वो कभी कहीं नहीं जाती थी। तो नॉर्मन कहता है हमें उसका टेडी बियर पहुँचाने के लिए जाना चाहिए। तो रे उन्हें बताता है कि मेन गेट की लाइट अभी भी चल रही है। इसका मतलब यही था कि उनके पास अभी भी टाइम है कि वो कॉलोनी के पास जाकर उसे उसका टेडी बियर दे आए। ये सुनकर एमा और नॉर्मन कॉलोनी को उसका टेडी बियर देने के लिए मेन गेट की तरफ भागते हैं। वो दोनों मेन गेट तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मेन गेट का सीन तो कुछ और ही होता है। वहाँ पे एक ट्रक खड़ा था। जब वो दोनों ट्रक के अंदर देखते हैं तो बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर क्लूनी की डेड बॉडी पड़ी थी और उसकी डेड बॉडी के ऊपर एक फूल लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डेड बॉडी किसी को गिफ्ट की जा रही हो। तभी वो वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं और ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर दो बड़े बड़े डीमंस आते हैं जो कॉलोनी की डेड बॉडी को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। वो डीमंस आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों का मीट बहुत मज़े का होता है और इन्हें हमारे लिए ही पाला जाता है। डेमंस की बातें सुनकर एमा और नॉर्मन को बात समझ आ जाती है कि उनका अनाथ आश्रम असल में इंसानों का फार्म है जहाँ इंसानों को डेमंस के खाने के लिए पाला जाता है। तभी वहाँ इज़ाबेला आ जाती है जो उन्हें बताती है कि नेक्स्ट टाइम वो उनके खाने के लिए इंटेलिजेंट बच्चा लाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का मीट ज़्यादा मज़े का माना जाता है। तभी डेमंस को बाकी बच्चों की खुशबू आने लगती है और वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। ट्रक के नीचे देखने पर उन्हें कॉलोनी का टेडी बियर मिलता है जिसे वो इज़ाबेल को दे देते हैं। टेडी बियर को देखकर इज़ाबेल को शक हो जाता है कि यहाँ कोई बच्चा आया था। तभी नॉर्मन और एमा को भागते हुए दिखाया जाता है जो अनाथ आश्रम की तरफ भाग रही थी कि कहीं इज़ाबेल उन्हें देख ना ले। तभी एमा रास्ते में ही गिर जाती है। वो बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिसे माँ मानती है वही माँ उन्हें डेमंस के लिए पाल रही है। तभी नॉर्मन उसे शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे कहता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना डेमन हमें भी खा जाएंगे। तभी एमा कहती है हम भागेंगे तो ज़रूर, लेकिन अकेले नहीं, हम अनाथ आश्रम के बाकी बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। अगले ही दिन एमा और नॉर्मन पूरे फेंस का चक्कर लगाते हैं और कहते हैं हमें एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी यहाँ से भागने के लिए। तभी उनकी नज़र उस दीवार पर पड़ती है जो कि फेंस के परे थी। कि दीवार बहुत बड़ी और मजबूत थी जिसे फलांगना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए वो सोचते हैं कि अब वो यहाँ से जाएंगे और अगली दफ़ा रस्सी लेकर आएंगे, उसकी मदद से इस दीवार को फलांगने की कोशिश करेंगे और इसी तरह बाकी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उन्हें ये भी तो नहीं पता था कि इस दीवार के परे क्या है। हो सकता था कि यहाँ से भी कोई बड़ी मुसीबत हो। अब अगले दिन वो दोबारा फेंस की तरफ आते हैं रस्सी लेकर और रस्सी को वहीं दरख्तों में छुपा देते हैं। लेकिन ये सब कुछ रे देख लेता है और उनसे पूछता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी नॉर्मन उसे सब कुछ बता देता है। रे ये सारी बातें सुनकर उनकी बातों पर यकीन कर लेता है। अब उन्हें इस अनाथ आश्रम की फुली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ताकि प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू वो यहाँ से भाग सकें। इसके बाद वो तीनों लाइब्रेरी जाते हैं और बुक्स में इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो नोटिस करते हैं कि सभी बुक्स पर एक उल्लू का स्टैंप लगा है जिसके गिर्द कुछ कोड्स लिखे गए हैं। जब वो उन कोड को डिकोड करते हैं तो उसमें उन्हें एक मैसेज मिलता है
जिसका मतलब था कि मिनर्वा नाम का आदमी अनाथालय की सारी सच्चाई के बारे में जानता है और सभी बच्चों को मैसेज दे रहा है कि सब बच्चों को वहां से भाग जाना चाहिए। अगले ही दिन इजाबेला क्रोन नाम की लेडी को अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलवाती है और बच्चों को बताती है कि अब से उनकी देखभाल क्रोन भी किया करेगी। बच्चों को वहां से भागना और भी मुश्किल हो गया था क्योंकि अब बच्चों की देखभाल करने के लिए वहां 2 लेडीज थी। अगले दिन इजाबेला क्रोन को उन तीनों इंटेलिजेंट बच्चों की प्रोफाइल दिखाते हुए कहती है कि मुझे शक है ये अनाथ आश्रम की सच्चाई के बारे में जान चुके हैं, इसलिए तुम्हें इन पे नजर रखना होगी। अगले ही दिन वो तीनों बच्चे अनाथ आश्रम के बाकी सभी बच्चों को भागना सिखा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि अगर कभी तुम्हें यहाँ से भागना पड़े तो तुम इस तरह से भाग सकते हो। लेकिन उनकी ये बातें क्रोन छुपकर सुन रही होती है। इसके बाद क्रोन उन सभी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती है। अगले ही दिन तीनों मिलते हैं और नॉर्मन कहता है कि उसे लगता है कि बच्चों में कोई इजाबेला का जासूस है जो सारी इन्फॉर्मेशन इजाबेला को जाकर देता है। नॉर्मन को लग रहा था कि वो जासूस कोई बड़ी उम्र का बच्चा होगा, इसलिए वो जाके ब्रिंडा और डैन को सारी सच्चाई बता देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इनमें से ही कोई इजाबेला का जासूस है। लेकिन नॉर्मन की बात सुनने के बाद डैन को यकीन नहीं आता। उसे लगता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी वो नॉर्मन से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एमा रोने लगती है और ब्रिंडा उसका यकीन कर लेती है क्योंकि उसे पता था कि एमा इजाबेला को अपनी माँ मानती थी। इसलिए वो इनकी बात मान लेते हैं और उनके साथ प्लानिंग में शामिल हो जाते हैं। तभी नॉर्मन उन्हें रस्सियों के बारे में बताता है जो उन्होंने दरख्तों में छुपाई थी। इसके बाद हमें इजाबेला का स्पाई दिखाया जाता है जो चिट पे इन्फॉर्मेशन लिख कर कि नॉर्मन ने रस्सियाँ कहाँ छुपाई हैं तो चिट इजाबेला के रूम में फेंक देता है। उस चिट को इजाबेला रीड कर लेती है। उस चिट पे ये भी लिखा हुआ था कि नॉर्मन एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद अगले ही दिन जब ये लोग रस्सियाँ उठाने फेंस में जाते हैं तो इन्हें वहाँ रस्सियाँ नहीं मिलती, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इनमें से ही कोई स्पाई है। एमा कहती है कि हम तीनों के अलावा रस्सियों के बारे में हमने डैन और ब्रिंडा को बताया था, तो क्या उनमें से कोई इजाबेला का जासूस है? जिस पर नॉर्मन कहता है नहीं, क्योंकि नॉर्मन ने रस्सियों की सही जगह के बारे में सिर्फ रे को बताया था और रे को चेक करने के लिए उसने डैन और ब्रिंडा को रस्सियों की गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। अब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि इजाबेला का जासूस कोई और नहीं बल्कि उनका ही फ्रेंड रे है। ये सब सुनने के बाद अब रे को मानना पड़ता है कि वही इजाबेला का स्पाई है, जिस पर रे उन्हें बताता है कि वो अनाथ आश्रम की सच्चाई को बहुत पहले जान चुका था, लेकिन वो बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था। रे ने अनाथ आश्रम से भागने की कोशिश भी की लेकिन वो नाकाम रहा, इसीलिए अब उसके पास इजाबेला के लिए काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसने इजाबेला के स्पाई के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बदले इजाबेला ने उसका अडॉप्शन का टाइम को बढ़ा दिया। रे उन्हें बताता है कि उसने अब तक उम्मीद नहीं छोड़ी। वो बताता है कि क्लूनी का टेडी बियर उसी ने ही रूम में छोड़ा था, इसलिए उसने नॉर्मन और एमा को कहा था कि वो टेडी बियर क्लूनी को दे आए। एक्चुअली रे चाहता था कि नॉर्मन और रे भी अनाथ आश्रम की सच्चाई के बारे में और इजाबेला की हकीकत के बारे में जान जाएं। रे की पूरी बात सुनने के बाद नॉर्मन और एमा उस पर यकीन कर लेते हैं और उसे दोबारा अपने साथ ऐड कर लेते हैं और रे को डबल स्पाई बना देते हैं, क्योंकि पहले तो इजाबेला के स्पाई के तौर पर रे काम करता था, लेकिन अब वही स्पाई का काम ये नॉर्मन के लिए करेगा। अब रे एमा और नॉर्मन को अपने ही रूम में बना हुआ सीक्रेट बॉक्स दिखाता है जिसमें उसका एक गैजेट था जो उसने खुद बनाया था। इस गैजेट की मदद से वो अपने ऊपर लगे हुए ट्रैकर को ब्लॉक कर सकता था ताकि इजाबेला उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके, और फिर वो रस्सियों को भी वहीं छुपा देते हैं। इसके बाद रे इजाबेला के पास जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे कहता है कि ये लोग तुम्हारे खाने में जहर मिलाने वाले हैं ताकि तुम्हें मार कर यहाँ से भाग सकें। ये सब सुनकर इजाबेला उसे थैंक्स कहती है, लेकिन फिर भी वो रे से कहती है कि कुछ ही महीनों में तुम्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इसे सुनकर ही रे सैड हो जाता है। इसके बाद के सीन में वो लोग रस्सियों की मदद से दीवार को फलांगने के लिए फेंस के उस पार जाते हैं, जहाँ वो अभी प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि क्रोन वहाँ आ जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। क्रोन को समझ लग गई होती है कि ये लोग यहाँ से भागना चाहते हैं। वो ये सब कुछ इजाबेला को बताने की बजाय उन्हीं बच्चों से कहती है कि वो इनकी यहाँ से भागने में मदद करेगी। वो उन्हें उस चिप के बारे में भी बताती है जो उसकी बॉडी में लगाई गई थी कि अगर कोई बच्चा कीन की सिक्योरिटी से भाग जाता है तो इसे करंट के थ्रू मार दिया जाएगा। कैन उन्हें कहती है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं, अगर वो बच्चों को यहाँ से भगाने में कामयाब रहती है तो उसे बहुत खुशी होगी। तब वो सब कीन के रूम में जाते हैं जहाँ कीन उन्हें बताती है कि 1000 साल पहले इंसानों और डिमंस के दरमियान जंग हुई थी जिसमें बहुत ज़्यादा इंसानों की जानें गई थी। लेकिन फिर जंग के एंड पर डिमंस और इंसानों के दरमियान प्रॉमिस हुआ था कि अब वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस सब के बदले
इंसानों के कुछ फार्म्स बनाए जाएंगे डीमंस के खाने के लिए, जहाँ बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों का मीट खाने से डीमंस का भी माइंड अच्छे से काम करता था। अब वो सभी बच्चे कीन से ट्रैकर के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि हाँ, सभी बच्चों में ट्रैकर लगाया गया है ताकि इजाबेला सभी बच्चों की लोकेशन को ट्रेस कर सके। अब क्योंकि रे के गैजेट से वो लोग ट्रैकर को ब्लॉक कर सकते थे, इसीलिए इन्हें ट्रैकर की फिक्र नहीं थी। अब क्योंकि कीन को पता चल गया था कि ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए इनके पास एक गैजेट है, तो वो उस गैजेट को लेने के लिए रे के रूम में जाती है, जहाँ ब्रिंडा उसे देख लेती है और आकर सबको बताती है। जिसके बाद वो लोग भागकर हिडन बॉक्स से गैजेट को निकाल कर टेडी बियर में छुपा देते हैं। कीन को काफी ढूंढने के बाद उसे वो हिडन बॉक्स मिलता है, लेकिन उसे खोलने पर कीन देखती है कि वो खाली था। अब कीन समझ जाती है कि बच्चों ने गैजेट को उससे छुपा दिया है। अब वो फौरन एमा के रूम में आती है और उसके टेडी बियर से गैजेट को निकाल लेती है, लेकिन तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है और वो कीन से कहती है कि तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरे अनाथ आश्रम में, तुम्हें वहाँ माँ की पोस्ट मिली है। ये सब सुनकर कीन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे लग ही रहा था कि कोई गड़बड़ है, इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले उन बच्चों के लिए एक स्पेशल पेन छोड़ जाती है। इसके बाद जब कीन मेन गेट तक पहुँचती है तो वहाँ वो अनाथ आश्रम की सुपरवाइजर को देखती है, जिसे सभी लोग दादी के नाम से जानते थे। तो दादी कीन से कहती है कि इजाबेला अपना काम अच्छे से करती है, वो कभी किसी बच्चे को इस अनाथ आश्रम से भागने नहीं देगी। तभी वहाँ डीमंस आ जाते हैं और दादी कीन को उनके हवाले कर देती है और डीमन कीन्स को खा जाते हैं। इसके बाद के सीन में एमा और नॉर्मन उस दीवार को पार करने के लिए फेंस की दूसरी साइड पे चले जाते हैं, जबकि रे इजाबेला का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन इजाबेला को पहले ही इन तीनों पर शक था, इसलिए वो रे की बात नहीं सुनती और उसे एक कमरे में बंद करके चली जाती है। अभी एमा और नॉर्मन उस दीवार को फैलाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि इजाबेला वहाँ आ जाती है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। इजाबेला उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी की, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने अनाथ आश्रम के रूल को तोड़ने की कोशिश की। तभी एमा इजाबेला को पकड़ती है और नॉर्मन से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन क्योंकि इजाबेला बड़ी होती है तो वो एमा पर भारी पड़ती है और एमा की टांग तोड़ देती है। ये सब देखकर नॉर्मन भी वहाँ से नहीं भागता, क्योंकि उसे एमा को भी अपने साथ लेकर जाना था। इजाबेला नॉर्मन से कहती है कि अब अगला एडॉप्शन तुम्हारा है। इसके बाद रात को वो सभी बच्चे नॉर्मन को बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन तब नॉर्मन उन्हें कहता है कि बाकी बच्चों की जान को बचाने के लिए अगर उसे अपना बलिदान भी देना पड़ा तो वो दे देगा। तब नॉर्मन को वहाँ कीन का रखा हुआ स्पेशल पेन मिलता है और अगली ही सुबह नॉर्मन फिर से उस दीवार को फलांगने की कोशिश करता है और इस बार वो उस दीवार को फलांग लेता है। लेकिन दीवार के ऊपर चढ़ के उसे पता चलता है कि दीवार की दूसरी तरफ तो बहुत गहरा जंगल है, जिसे पार करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नॉर्मन एक ड्राइंग बनाता है जिसमें उस दीवार को फलांगने का तरीका था। वो उन्हें एक पुल ढूंढने का कहता है। उन्हें कहता है कि पुल की मदद से तुम लोग दीवार फलांग सकते हो। लेकिन आज शाम को ही नॉर्मन को डीमंस के हवाले कर दिया जाता। ये सोच के सभी बच्चे रोने लगते हैं। शाम होते ही नॉर्मन अनाथ आश्रम के बाकी सभी बच्चों को गुड बाय कहता है। फिर इजाबेला उसे मेन गेट की तरफ ले जाती है, जहाँ उसे पीटर नाम का आदमी मिलता है। उसे बताता है कि वही इस अनाथ आश्रम का हेड है। उसे वो बताता है कि वो इंसानों और डीमंस के दरमियान हुए प्रॉमिस को अच्छे से निभा रहा है। जिस पर नॉर्मन पीटर को कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं ये सब कुछ पहले से जानता हूँ और मैं यहाँ अपनी खुशी से आया हूँ। तभी डीमंस वहाँ आता है और नॉर्मन को मार देता है। अब एमा बहुत उदास थी, क्योंकि वो नॉर्मन को खो चुकी थी और टांग टूटने की वजह से अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी इजाबेला वहाँ आती है और एमा से कहती है कि वो चाहती है अनाथ आश्रम की अगली माँ एमा बने। ये सुनकर एमा बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ रे भी अब अकेला पड़ गया था और उसका अनाथ आश्रम से भागने की अब उम्मीदें ख़त्म हो रही थी। तभी इजाबेला वहाँ आती है और रे से कहती है कि अडॉप्शन का अब अगला नंबर तुम्हारा है। इसके बाद रे एमा के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ से भागने के लिए अभी भी उसके पास एक प्लान है। इसके बाद रे खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ले। ये देखकर एमा रोने लगती है। एमा की आवाज़ सुनते ही इजाबेला वहाँ आ जाती है, जिसपे एमा उसे बताती है कि रे ने तुम्हारी वॉच के साथ खुद को आग लगा ली। ये सुनकर इजाबेला बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो वॉच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी वॉच की मदद से वो सभी बच्चों की लोकेशन को ट्रेस कर सकती थी। इजाबेला उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी और देखती है कि वहाँ से एमा गायब है। दरअसल ये सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। अब एमा अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रही होती है और रे भी उसके साथ ही होता है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि नॉर्मन ने वहाँ से जाने से पहले अनाथ आश्रम से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और वो लेटर और स्पेशल पेन भी जाते हुए एमा को देकर गया था। भागने के तरीके और स्पेशल पेन एमा ने ब्रिंडा और डैन को दिए थे ताकि वो प्लानिंग पर काम करते रहें। एमा इंजरी की वजह से खुद तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए पूरा दिन वो इजाबेल के सामने सैड रहने का ड्रामा करती थी।
एमा ने ये सारा प्लान रे से भी छुपाया था क्योंकि इजाबेला रे पर भी पूरी नजर रखती थी। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि एमा ने रे का ट्रैकर निकालकर आग में फेंक दिया था, जिससे वो इजाबेल को चकमा दे सकें। अब वो लोग बड़े बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रहे थे। अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को वो वहाँ से नहीं ले जा सकते थे, इसलिए छोटे बच्चों से उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें लेने वापस ज़रूर आएंगे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट के सीन में आती है। सभी बच्चे एक एक कर कर उस दीवार पर चढ़ जाते हैं और रस्सी को चट्टान की तरफ फेंकते हैं। फिर वो हैंगर्स की मदद से एक एक करके चट्टान पर पहुंचते चले जाते हैं। इस तरह सभी बच्चे चट्टान पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एंड पर एमा रह जाती है। तभी वहाँ इजाबेला आ जाती है, जिसपे वो एमा को कहती है कि वो उसकी सगी माँ तो नहीं है, लेकिन अनाथ आश्रम के सभी बच्चों की तरह उसने उसे बहुत प्यार से पाला है। और वो एमा से कहती है वो उनकी दुश्मन नहीं है, वो ये सब कुछ इंसानों को बचाने के लिए कर रही है। इजाबेला कहती है कि उसका भी एक बेटा था, लेकिन वो खो गया था, इसलिए वो अनाथ आश्रम के सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। और एमा को रुक जाने के लिए कहती कि लेकिन एमा उसकी बात नहीं सुनती, जिस पर इजाबेला उसे कहती है लेकिन अब भी अगर तुम जाने की कोशिश करती हो तो पीछे से मैं रस्सी काट दूंगी और तुम नीचे गिर जाओगी, इस तरह तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिस पर एमा उसे कहती है अगर तुम वाकई खुद को मेरी माँ समझती हो तो तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद एमा हैंगर की मदद से चट्टान की दूसरी तरफ चली जाती है। इसी तरह सभी बच्चे अनाथ आश्रम से भागने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद के सीन में इजाबेला पीटर और सुपरवाइजर के पास आती है और उन्हें बताती है कि अनाथ आश्रम के सभी बच्चे भाग गए हैं, जिस पर पीटर को और उस सुपरवाइजर को बहुत गुस्सा आता है और वो इजाबेला को डिमंस के हवाले कर देते हैं। और यही मूवी एंड हो जाती है।